चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज की स्टूडेंट आने वाला हूं क्लास 9 के लिए हाफ ईयरली एग्जाम 2022 का, जो कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है। इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो आपको बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 23 का है, क्लास 9 का, और हिंदी का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको साइंस का बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं साइंस का कंप्लीटली सॉल्यूशन। आप यहाँ पर पेपर कोड देख लीजिएगा, वी आपका 10,000 है। और यहाँ पर पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, और इस बार आपका चेंजेस हुई है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पहले आप अच्छे प्रकार से पेपर को पढ़ लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो आपका खंड आ रहने वाला है, यहाँ पर वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 20 तक आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फाइनली पहला वाला जो क्वेश्चन है खंड आ में, वो इस प्रकार से है कि भारतेंदु युग का नाम किस नाम पर पड़ा। तो हम जानते हैं भारतेंदु युग जो, यानी कि भारतेंदु से आपको याद आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही क्या नाम पड़ा था। यानी कि भारतेंदु युग का जो नाम पड़ा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, यहाँ पर क्या है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी जनक का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। नेक्स्ट की बातें, थर्ड वाला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है, तो सीमा रेखा है, दीपदान है, व्यवहार है, या फिर नए मेहमान है। तो हम जानते हैं विष्णु प्रभाकर जो है उसके द्वारा रचित जो इनकी जो एकांकी है वो क्या है, तो सीमा रेखा की जो इनकी रचना की थी, जो एकांकी जो लिखी है वो किसने लिखी है, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से है कि करबला किस विधा की रचना है, तो हम जानते हैं करबला जो है वह एक नाटक है। क्या है, तो एक नाटक विधा की रचना है, अर्थात आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमीर रासो किसकी रचना है, तो आपको पता होगा हमीर रासो जो है वो नल्ल सिंह की है। किसकी है, तो नल्ल सिंह, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि पद्मावत किस शाखा की रचना है, तो आपको पता होगा कि पद्मावत जो है वो आपका प्रेमाश्री शाखा है। क्या है, तो प्रेमाश्री, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला ही करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट की बात नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भक्ति काल को दूसरे किस काल के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल जो है उसे पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व मध्यकाल से, यानी पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और भक्ति काल को किस और नाम से जाना जाता है, आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, वो इस प्रकार से है कि सूर सागर यानी कि रचना है, तो सूर सागर किसकी रचना है, तो आपको पता होगा सूर सागर जो है वह सूरदास की ही रचना है। इनके विकल्प आपका पहला वाला ही करेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। में रस है, इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पर कह रहा है मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यानी कि इसमें वीरता दिखाई जा रही है। यमराज से भी युद्ध में, यहाँ पर जहाँ पर भी युद्ध की बात आए तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्टली वीर रस पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है, डायरेक्टली आपको वीर रस पे को ही चुनना है। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो पहला वाला ही आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है वंदम गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा छंद है, तो यहाँ पर चौपाई छंद है। क्या है, तो चौपाई छंद है। आप यहाँ पर देखते हो कि पीटीओ दिखा रहा है, यानी कि बिल्कुल ही रियल पेपर हो चुका है आपका। तो फाइनली आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर अभी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन किस प्रकार से रखा गया है। तो आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन नंबर 11, वो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में अलंकार है। यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर जो बार बार जो आवृत्ति हो रही है वो तावड़ की हो रही है। किसकी हो रही है, तो तावड़ जो है वो उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा इनके अलंकार हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगा देना है। अगर यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि प्रत्येकम में समास है, तो प्रत्येकम इनके प्रति प्लस एकम, क्या है, तो प्रति प्लस एकम
अर्थात अव्ययी भाव समास है। क्या है, इनके अव्ययी भाव समास है। आपको सिंपली आपको बी वाला ऑप्शन लगा देना है। निरपराधी की यानी वर्तनी शुद्ध कीजिए। आपको निरपराध है या फिर निरपराध है या फिर आपका निरपधा है या फिर निरापराध है, तो आपको सिंपली यहाँ पर निरपराध है। क्या है, निरपराध है, क्योंकि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला ही करेक्ट जाएगा। इसी प्रकार से अंगुष्ठ शब्द का तद्भव क्या होता है, तो अंगूठा होता है। क्या होता है, अंगूठा होता है। जिसे हम सामान्यतः अंगूठा कहते हैं, वो एक तद्भव यानी कि गलत वर्ड होता है, जबकि हमें तत्सम वर्ड इसका लिखना होता है, अंगुष्ठ लिखना होता है। जब आप अंगुष्ठ लिखो तभी आपका सही माना जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं 15 वाले क्वेश्चन, तो इस प्रकार से है कि अल्पज्ञ यानी कि शब्द का विलोम होता है। तो अल्पज्ञ यानी कि अल्पज्ञ क्या मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है कि अल्पज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, यानी कि इसका जो यानी कि विलोम हो जाएगा बहुयज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुयज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। सोम सुधा पीयूष किसके पर्यायवाची हैं, सोम सुधा पीयूष किसके हैं, तो सोम सुधा पीयूष। पीयूष तो हम मोर को भी कहते हैं, बट यहाँ पर सोम है और सुधा है। जैसे हम किसे कहते हैं, तो अमृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अमृत को सोम कहा जाता है, और सुधा भी उसी को कहा जाता है, और पीयूष भी उसी को कहा जाता है। पीयूष वट मोर को भी कहा जाता है, आप ध्यान में होगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि महाशय का संधि विच्छेद है, तो महा प्लस क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली आपको लिखना है मही प्लस आशय। क्या लिखना है, तो महा प्लस मह प्लस आशय लिखना है। क्या लिखना है, मह प्लस आशया, अर्थात ये महाशय का होता है कि मह प्लस आशय, यानी कि विकल्प आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर क्वेश्चन 18 इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या करा है, आपको देख लेना है और समझना है कि हरे रूप है, इनके हरे रूप है हरि का चतुर्थी विभक्ति है एक वचन है, फिर चतुर्थी विभक्ति है द्विवचन है, या फिर आपका सप्तमी विभक्ति है एक वचन है, या षष्ठी विभक्ति है एक वचन है, तो आप यहाँ पर सिंपली मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी एक बार वही आपको लगा देना है। आपको सिंपली यहाँ पर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन दिखाई दे रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति है और द्विवचनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पठेत रूप है, तो पठेत जो रूप है वह किसका है, यानी इसमें कौन सा है, तो आपको लोट लगा देना है। क्या लगा देना है, लोट लगा देना है। इसी प्रकार से महत्व में प्रत्यय है, तो महत्व में जो प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला करेक्ट जाएंगे तो है। नेक्स्ट की बात करें तो खंडवा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपको खुद सॉल्यूशन करना है। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर खंडवा जो कह रहा है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा इनकी यहाँ पे कह रहा है मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। यह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दे वह खड़ा टकटकी लगाए इनकी उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब की लौट आने की आशा थी। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है, रेखांकित अंश का आपको भावार्थ भी लिखना होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला अब पैराग्राफ है वो इस प्रकार से है, आप पूरा का पूरा सारांश पढ़ लीजिएगा, फिर उसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर किसी एक पद्यांश का आपको आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होंगे। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लेना है। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया है, तो संस्कृत का जो है वो इस प्रकार से कि चा बीज मणि मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते क्रमशः तत्व, यहाँ पर तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभ्यत, यहाँ गया अभवत तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। तो आपको सिंपली इन दोनों में से एक की किसी की हिंदी सहित आपको अनुवाद में क्या करना है, व्याख्या कर देना है। निम्न में से किसी एक श्लोक की आपको संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। यहाँ इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय का आपको चरित्र चित्रण आपको करना है, और यह क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर अथवा क्वेश्चन के सीमा रेखा एकांकी का कथा यानी कथा सार संक्षेप में आपको लिखना क्या करना है, आपको शॉर्ट में लिखना होगा। यहाँ पर 25 का वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको लेखक का जीवन परिचय आपको उसकी रचनाओं का उल्लेख भी करना होगा। तो प्रेमचंद का काफ़ी बार आ चुका है और आता ही आता है। महादेव वर्मा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है।
तो इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है अच्छे प्रकार से, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में भी काम में आने वाले हैं, यानी कि एनुअल एग्जाम में काम में आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है व उसकी रचना का आपको उल्लेख करना है। मीराबाई का कर लीजिएगा, फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट बात है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के से यानी कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपको एक श्लोक लिख देना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 27 है, यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत में देना होंगे, जो कि आपको बुक से इसके आंसर मिलने वाले हैं। आप इसका वेट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 28 की बात करें, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का आपको प्रयोग करना है। उल्टी गंगा बहाना, खाक छानना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, चार चांद लगाना यानी कि खुशियाँ बढ़ा देना। इन दोनों को कर लीजिएगा, आपके काफ़ी सिंपल हो जाएंगे और आप अच्छे प्रकार से निकालेंगे क्या कर सकते हो, वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से कहीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। बालक गेंद से खेलते हैं, तुम घर जाते हो, बगीचे में फूल खिलते हैं, वे सब बाजार जाते हैं, तुम कल कहाँ गए। ये आपको सिंपली बताना है। अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। तो फाइनली आपका पूरा का पूरा मैंने पेपर आपको दिखा दिया है। इसके यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है कि आपको सिंपली आपको लिखना है कि फुल्ली सॉल्यूशन आपको लिखना है। मैं आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।